तो चलिए बच्चों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैट्रिक वालों छात्रों के लिए, क्लास 10th छात्रों के लिए, जो भी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं मैथमेटिक्स गणित का, उन सभी छात्रों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो सब्जेक्ट कोड 110 रहेगा आप सभी को लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आप, प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। तो चलिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पे वायरल टाइप क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो आप सभी को एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे बिना किसी अंक चेंज किए हुए। तो अंत तक सारे देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इस चैनल की ओर से आप लोगों को दिया जाएगा, जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू बोल रहे ना, एक एक प्रश्न आप सभी को मिलेगा और आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आ पाओगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना starkstudy.com। वहाँ पे आप लोग को क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, साथ में मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो जाके अभी जाके आप लोग जाके देख सकते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोडेड किए गए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कहा गया इस क्वेश्चंस में कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया है, 2:3 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न होते हैं ये। बहुत सारे छात्रों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ये प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ठीक है। देखिए, जब भी दो समरूप त्रिभुजों की बात करेंगे, इसको समझ लो, जब भी दो समरूप त्रिभुजों की बात होगी, ठीक है, और भुजा का अनुपात दिया रहेगा, कि भुजा का अनुपात अगर दिया रहेगा, का अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, देखो समझ लो इसको, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, वो हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात का स्क्वायर, भुजा का अनुपात का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, भुजा का अनुपात कितना है, 2:3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2:3 इस तरीके से, 2/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 4/9, इसी को लिख सकते हैं हम लोग 4:9। यही क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। अगर इस तरीके के आप लोगों को दिया रहेगा, दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात और उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा, तो बस आपको स्क्वायर निकाल देनी है, ठीक है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तो भुजा का अनुपात पूछा जाएगा, तो अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है कि बिंदु ए 3, ठीक है, एवं बी 6, 4 के बीच की, ये 3, नहीं 1 है, ठीक है, 3, एवं बी 6, 4 के बीच की दूरी निकालिए। मान लेते हैं ये बिंदु ए है आपका, ये बिंदु बी है, ठीक है। इस दोनों के निर्देशांक दिया गया है, बिंदु ए का 3, 1, इसका निर्देशांक दिया गया है 6, 4। मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी x है, तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है ना, ये होता है आपका। तो यहाँ से देख लो x2 - x1, तो x2 कितना है, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस y2, तो 4 - 1 का स्क्वायर, ये पता है ना, x1 x2 होता है और x2 y2 होता है ये। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ से वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर में 6 - 3 का 3 का स्क्वायर और 4 - 1 गया 3 का स्क्वायर, तो 2 बार 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9 + 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका 18। रूट अंडर 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं, 3√2। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगी। कैसे लिखेंगे, तो एक बार 18 को क्या कर लो आप लोग, गुणनखंड निकालो, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं ये चीज़, तो 2 9 18, 3 3 9, जिसका स्क्वायर लग रहा है उसको बाहर निकालो, जिसका स्क्वायर नहीं लग रहा है उसको रूट अंडर में डाल दो, तो यही हो गया 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का डी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि 4 5 2 0 3 2 3 का बहुलक यहाँ पे क्या होगा। देखिए कोई एक और संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक और संख्या होनी चाहिए ये बहुलक निकालने के लिए, क्योंकि देखो 2 बार 2 है, ठीक है, 3 3 भी 2 बार है, तो कैसे हम लोग बहुलक निकाल पाएंगे इसका। इसलिए कोई एक और संख्या होनी चाहिए, तो 3 होनी चाहिए या फिर 2 होनी चाहिए। हाँ, इसमें देखो, इसमें तो छोड़ दिया है, इसमें देखो हिंदी वाले में छोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश वाले में देखो द मोड ऑफ 4 2 5 2 0 3 2 3 है ना, 3 बार 2 आया है, देखो 1 2 3, तो मैक्सिमम कितनी बार कौन सी संख्या है। देखिए जब भी बहुलक की बात करेगा, समझ लो बहुलक बराबर होता है
अधिकतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार क्या है, अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है भाई, 2 ही है। तो अधिकतम बार आने वाली संख्या क्या है, तो 2 है। तो यही इसका क्या होगा आंसर, 3 का ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 4th नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2 वृत्तों की परिधियों के अनुपात दिया गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगी। सिंपल प्रश्न है कि 2 वृत्तों की परिधि है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे समझ लो। 2 वृत्तों की परिधि मान लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि है पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई कॉमन होता है। 2 वृत्तों की परिधि तो 2 को त्रिज्या भी होगा तो 2 पाई R1 मान लेते हैं। फिर बट्टा में 2 पाई R2, क्योंकि 2 वृत्त है ना तो 2 को त्रिज्या भी होगी, ठीक है ना। बराबर कितना अनुपात दिया है परिधि का, तो ये 2:3। 2 पाई से 2 पाई गया, बच्चा क्या R1 बटा में R2, तो 2/3। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था कि त्रिज्याओं का अनुपात है। ये R1 बटा R2 क्या है, ये त्रिज्याओं का अनुपात ही तो है। इसका आंसर कितना है, 2:3। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझे कि अगर वृत्त की परिधि दिया रहे, अगर वृत्त की परिधि दिया रहे, ठीक है, अगर वृत्त की परिधि दिया रहे तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा, वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा। समझ में आ रही ना बात, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वृत्त के परिधि की बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर है कि बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। देखिए बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल जो होनी चाहिए वो समान, असमान, बड़ा या फिर कोई नहीं। तो बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल जो होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान होनी चाहिए बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल, ठीक है। 5 का ए इक्वल होना चाहिए सभी का वर्ग अंतराल। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर की साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितनी होगी। तो जानते हैं साइन 45 का मान सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2। यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यहाँ पे ख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता हो, पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 49 का तो निकाल लेंगे 7, लेकिन 101 का नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 32 दूना 64, तो 1/√2, तो √2 का नहीं निकालेंगे, √1 का तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। 81 और 91, इसका तो निकल जाएगा 9, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। बोलोगे कि सर ये भी तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब इसको कटाओगे तो 49 और ये 64 दूनी हो जाएगा, तो 49 का 7 और 64 का 8, ये 7/8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, यही इसका परिमेय संख्या का रूप होगा। 7 का डी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस आपको कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है ना, उसी तरीके से होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी तरह से कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 3 फार्मूला आपको याद होनी चाहिए त्रिकोणमिति का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया है। 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -2, किस पाद में होगा। क्या प्रश्न है कि बिंदु -2, किस पाद में होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये चिन्ह परिपाटी का प्रश्न है, ये x मानते हैं, ये y मानते हैं। अगर है तो x में होता है क्या, इसमें प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, इसमें होता है आपका माइनस प्लस होती है, इसमें माइनस कोमा माइनस होता है, माइनस कोमा माइनस, ठीक है, इसमें होता है आपका प्लस और माइनस, और ये हमेशा x कोमा वाई के फॉर्मेट में रहता है। x कोमा वाई, सबसे पहला x उसके बाद y, ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो -2, है ना, तो ये आपका सेकेंड पाद में होगा, क्योंकि माइनस पहले है उसके बाद प्लस है, तो ये आपका द्वितीय पद में हो, क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 9 का। चलिए 10 नंबर देखते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है एक, और एक आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है बेलन का, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको 2πRh लगाना है,
अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है विलेन का, 2 3 πr h, लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो 10 का सी सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए 11 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है बताना है आप लोग को, ठीक है ना। तो जिसका घात 2 से ज़्यादा होगा वही क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इसमें से देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर आपको देखने से लग रहा है ये होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो एक्स क्यू हो जाएगा, ये भी आपका एक्स क्यू हो जाएगी, ठीक है। और आगे देखते ये तो द्विघात समीकरण है आपका, हाँ यहाँ पे द्विघात समीकरण ये नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, ये आपका क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बाकी सारा द्विघात ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन डी ऑप्शन जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर x² अगर एलसीएम लोगे तो x के पावर यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, फिर +1 बराबर 2x², ठीक है ना। x के पावर 4 आ गया मैक्सिमम घात, यही द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। चलिए 12 नंबर देखते हैं क्या कहा गया कि यदि त्रिभुज एबीसी में AC² बराबर AB² प्लस BC² हो तो कोण बी की मान जो है वो क्या होगी। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है देखो ABC, ठीक है, A है B है और ये C है। तो AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताना है, बता दिया गया है कि AC² बराबर है AB² प्लस BC²। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये मान जो है कोण बी की हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगी, तभी तो ये इसका सामने वाला जो भुजा है AC उसका स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC²। हम लोग जानते हैं कि लंब के सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है, ठीक है, इसलिए इसका मान जो है 90 डिग्री हो जाएगी कोण बी का। 13 नंबर देखते हैं कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आंकड़ा दिया गया उसको सबसे पहले आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। चलिए हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों इसको हम लोग कैसे करेंगे सोल्व, 3 है फिर 5 है, आरोही क्रम में सजा रहे सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, 3 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 12, टोटल टर्म गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी 8 गो हो गया। अब बीच वाला संख्या निकालनी है, तो बीच वाला संख्या देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये दो संख्या क्या आ रही है बीच में आ रही है 7 और 8, ठीक है ना। तो 7 और 8 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 8 7 15 बट्टा 2, तो ये 7.5 हो जाएगा आंसर। जब भी दो संख्या आ जाएगा बीच में तो उसको दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। अगर एक संख्या कम रहता जैसे 8 है टोटल 7 ही रहता, अगर 12 को यहाँ से हम हटा देते हैं तो बीच वाला संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, तब 7 आंसर हो जाता है इसका, जब 7 गो रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर कि दो पासों को एक साथ फेंका गया, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा है दोस्तों, तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता बोला गया है, तो भाई दोनों पर 6 तो एक ही बार आएगा ना। देखिए दो पासों को एक बार उछाला गया भाई, तो दो पासों को अगर एक बार उछाला जाता है तो कुल जो है घटना कितनी होगी, कुल घटना जो होगी 6 × 6 बराबर 36 होगा। लेकिन दोनों पर अगर 6 आएगा, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता जो होगी वो केवल 2 ही होगा, क्योंकि एक पे 6 आएगा दूसरे पे भी 6 आएगा। तो इसका अगर निकालेंगे हम लोग, इसको देख लो 2 नहीं आएगा दोस्तों, 1 आएगा, क्योंकि देखो दो पासा को एक बार अगर उछाला जाएगा तो 6,6 ये एक घटना माना जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5,5 आएगा, ठीक है, तो ये भी एक घटना माना जाएगा, ठीक है ना। तो एक घटना यहाँ पे एक ही घटना होगी, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता एक बार में क्या होगा, एक ही आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रायिकता निकाल लेंगे हम लोग, प्रायिकता बराबर कितना 6 आने की प्रायिकता 1, और टोटल परिणाम कितना 1/36, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको 2 बार बता दिया था लेकिन ये गलत है। दोनों पर सिर्फ 6 आने की प्रायिकता तो एक ही बार होगा ना, क्योंकि दोनों को एक साथ उछाला जा रहा है, ये नहीं बोला कि बारी बारी से उछाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत थी। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 4 के कितने गुणज ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच पड़ते हैं,
तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है। 60, 50, 55 या फिर, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे 4 के कितने गुणज है ना, तो 4 का जो सबसे 10 और 250 के बीच में बोला गया है ना, तो 10 के बाद जो है कौन सी संख्या है जो 4 का गुणज है, 12 है, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 24 होगा। इसी तरीके से बढ़ते 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 250 क्या कट रहा है 4 से, तो 4 छक्के 24 नहीं कट रही है, तो उसके नीचे वाला संख्या लेंगे तो ये 248। ठीक, तो इस बीच में कितने संख्या पड़ती है तो आप निकाल लो। ए बराबर 12 है, डी का वैल्यू आपको 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, और टी एन का वैल्यू आपको 248 दिया गया, तो एन का वैल्यू निकाल सकते हो टी एन वाले फार्मूला से, समांतर करने से। 248 बराबर ए प्लस 12 प्लस एन माइनस एन निकालनी है, -1 इंटू डी 4 है, इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 236 बटा में 4 बराबर n-1। यहाँ से n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 छक्के 20। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, देखो 5 चौके 20 और यहाँ पे 9 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36। तो n का वैल्यू 59 प्लस 1 60 आ जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पाएंगे, यही देखने से लग रहा है, यही √15 जो एक अपरिमेय संख्या, बाकी सारे इसका 9 हो जाएगा, इसका आपको 8/6 हो जाएगा और इसका 7/9। ठीक है, लेकिन √15 का हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो 16 का सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है वो बतानी है अपना आप लोगों को। ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, बाकी ये भी बहुपद है। ठीक है, देखो बहुपद नहीं पहचानने का नियम मैं बता देता हूँ एक बार। अगर कोई संख्या x के पावर -1 हो, 1/x हो, √x हो, या फिर x के पावर में 1/2 etc 2/3 3/2, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ तरीका पहचानने का, कि अगर ये रहेगा तो ये समझ लेना का बहुपद इसका नहीं है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। किसी भी संख्या पे अगर निगेटिव है पावर तो ये वो बहुपद नहीं होगा। अगर 1/x या फिर 1/x² या फिर 1/x³ कुछ भी लिखा रहे तो ये नहीं होगा। √x है, √x² है, √x³ है, तो ये भी नहीं होगा। x के पावर 1/2 है, x के पावर 2/3 है, x के पावर 3/2 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो 17 का यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे √x है ना, इसलिए देखो √x मैच कर रहा है ना यहाँ से। चलिए 18 देखते हैं कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 है तो कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 है तो इसका मतलब ये p/h होगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे 4 आ जाएगा क्योंकि √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, तो b कितना 4, h का मान 4/5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 19 देखते हैं। 2 cos थीटा, देखिए 2 cos थीटा का वैल्यू √3 है, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, cos 30 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 के बराबर होता है √3/2, तो cos से cos गया, थीटा का मान 30 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी माइनस में प्रायिकता नहीं होगी। देखो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, प्रायिकता का वैल्यू, और 1 से कम होता है। 0 भी होगा, 1 भी होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 0 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब माइनस हो जाता है ना, तो 20 का यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 21 देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर दोगुनी कर देंगे हम लोग तो क्षेत्रफल पूछा गया, तो चलिए पहला त्रिज्या मान लेते हैं R1, दूसरा मान लेते हैं R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr1² बट्टा में हो जाएगा ये आपका कितना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो पुराना तो πr1² था, लेकिन नए वृत्तों का क्या किया है, दोगुना कर दिया गया, तो चलिए π2r² यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो पाई से पाई गया R1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 हटा देते हैं, यहाँ से R1 हटा देते हैं हम लोग, सिर्फ r² रखने देते हैं। पाई से पाई गया r² बटा में 2r², ये 4r² हो जाएगा। ठीक है, r² से r² गया तो 1/4,
ये हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत थी। चलिए अगला देखते हैं कि इसके बीच की दूरी सूत्र से निकाल लेंगे भाई। ए बिंदु कोई है और ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया गया है -5,7 -1,3। दूरी सूत्र से ए बी की दूरी निकालेंगे हम लोग। -1 तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर, -1 + 5 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर प्लस आपको 3 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। क्या हो जाएगा, 4√2 इसका आंसर हो जाएगी, क्योंकि 32 हो जाएगा ना, 16 16 32, तो √32 में अगर वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग तो 4 × 4 = 16 दूनी 32, यही होगा 4√2। चलिए अगला देखते हैं कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। चलिए मान लेते हैं ये कोई वृत्त है आपका, ठीक है, ये क्या कोई वृत्त है, समझ में आई ना। क्या कहा गया हम लोगों को कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के दो वृत्त है, ठीक है ना, एक वृत्त नहीं है, दो वृत्त है। चलिए एक और वृत्त यहाँ से बना लेते हैं हम लोग। दो वृत्त है, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए वृत्त, ठीक है, दो वृत्त है आपका। क्या कहा गया है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। चलिए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो टोटल कितना होगा, दो ही स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि अगर यहाँ से खींचेंगे हम लोग, सॉरी हाँ ये भी तो हो सकती है दोस्तों, ये भी तो हो सकता है ना। अगर ये वृत्त है, मान लेते एक और ये दो वृत्त है, दूसरा तो ये दो, एक और दो अगर आपस में सट जाएंगे तो यहाँ से भी तो एक वृत्त जाए, एक स्पर्श रेखा जाएगी ना। इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और बहुत सारे छात्र इसको कन्फ्यूज करके 1 2 मार देंगे, ठीक है, 2, लेकिन इसका आंसर होगा 3 होगा, ठीक है, क्या होगा, 3 होगा। देखो समझो, मान लेते ये कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है, ये भी आपका कोई एक क्या है, वृत्त है, समझ में आ रही ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये स्पर्श रेखा हो गया इसका, एक क्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, अरे टेढ़ा हो जा रहा है, देखो ये आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, एक ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन ये भी तो होगा जो उभयनिष्ठ होगा, तो एक ये हो गया, ये दो हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो टोटल 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो उभयनिष्ठ हो, दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, तो इसका सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर की द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है मैक्सिमम, ये हो जाएगा त्रिघात का, ये हो जाएगा एक घात या फिर रैखिक बहुपद का, ठीक है ना, 4 हो जाएगा चतुर्थ घात का। अगला देखते हैं कि यदि बहुपद पी एक्स का मान इतना में शून्यक कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो x² - 2x + 5 है, यहाँ से a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 5। पता है नहीं ये कैसे हम लोग करते हैं ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b कितना है, -2/1, ये हो जाएगा +2। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। बच्चों यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। सभी तरह के प्रश्न थे, सभी सब्जेक्ट से, सभी चैप्टर से थे, थी ना, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर से। इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताऊँगा इस चैनल की ओर से, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय सभी को, ठीक है।